नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल पे। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे 7 सितंबर का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, इसका अगर समरी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और जो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का हिंदू का एनालिसिस। दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी ने जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह टर्म यूज़ किया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कहाँ यूज़ किया? G20 में इनविटेशन देने के लिए, जो गेस्ट कंट्री से लोग आए हैं और जो स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको डिनर पे इनवाइट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज़ किया। तो अब उसी पे विवाद छिड़ गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया जा रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनका इस पे क्या व्यू था। दोस्तों, अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने कहा भैया कि इंडिया होना चाहिए, कुछ मेंबर्स ने कहा भारत होना चाहिए। तो उनकी अलग अलग राय क्या थी वो देखते हैं, और उनके राय को अकोमोडेट करने के लिए क्या किया गया ये भी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, इंडिया एंड भारत। देखिए, इंडिया और भारत दोनों ही हमारे जो आर्टिकल 1 में जो हमारे देश को डिफाइन किया गया है, उसमें इंडिया और भारत ये दोनों टर्म है। और वो इसलिए उसको मतलब इंक्लूड किया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया चाहते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे देश का नाम भारत चाहते थे। तो दोनों लोगों के व्यूज़ को एकोमोडेट करने के लिए ये इंडिया और भारत दोनों टर्म यूज़ किया गया। और आर्टिकल 1 जो ड्राफ्ट था उसमें क्या लिखा था? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इनिशियली क्या रीड करता था? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी क्या करता है? इंडिया इंडिया दैट इज भारत, अभी ये रीड करता है। और जब इनिशियली ड्राफ्ट हुआ था तो उसमें इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट था। तो उसमें देखिए, अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या सोचना था। उन्होंने टर्म जो इंडिया यूज है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, उसको उन्होंने समर्थन किया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि भैया, हिस्टोरिकली और इंटरनेशनली हम इंडिया के ही नाम से जाने जाते थे, और इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली यूज़ किया जा रहा है 200 साल से, तो इसीलिए उसमें हमें इंडिया रखना चाहिए। लेकिन कुछ एडवोकेट्स थे भारत के लिए, मतलब कुछ लोग थे जो चाहते थे उसमें भारत हो। उनका ये कहना था कि भैया, अगर हम लोग भारत नाम रख देंगे तो उससे हमारा प्रोग्रेस रुक नहीं जाएगा। उससे ऐसा नहीं होगा कि हमें पहचान नहीं मिलेगी, बाहर के देश हमें जानेंगे नहीं, तब भी हमको जानेंगे और इससे कोई भी प्रोग्रेस जो है वो हिंडर नहीं होगा। और उसमें थे सेठ गोविंद दास, वो मतलब ये पायनियर थे, ये फ्रंट एंड पे फ्रंट लाइन पे थे एकदम, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए। और इन्हीं इनकी ये इस डिबेट में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और ये चाहते थे कि भारत शब्द ही इंक्लूड हो। और इन्होंने जो चाइनीज ट्रेवलर था हुइंग सांग, उसका रेफरेंस दिया। उसने कहा कि भैया, वो अपने जितने लेख था उसमें भारत ही टर्म यूज़ करता था, उसने इंडिया कहीं नहीं यूज़ किया। तो दोस्तों, उसके बाद फिर अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। अमेंडमेंट किसने प्रपोज किया? शिवपाल लाल सक्सेना ने। उन्होंने कहा कि भैया, जो नेम है उसको इंडिया से अब भारत चेंज कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया, जो भारत है वो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाए। और ये एडवोकेट करता था कि ये जो हमारा हिंदी है वो अब नेशनल लैंग्वेज हो जाएगा। इसके लिए भी एक तरह से एडवोकेसी कर रहे थे वो, इसके लिए भी इसको एक इम्पॉर्टेंट कदम माना जा रहा था। तो जो फाइनल आउटकम था, ये क्या हुआ दोस्तों, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किया गया भारत। और उसको क्या लिखा गया है, उसको अब जो हम लोग प्रेजेंट रूप में पढ़ते हैं वो लिखा जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो दोनों डाइवर्जेंट व्यू थे, उनको अकोमोडेट करने के लिए ऐसा किया गया। और ये सब सर्वसम्मति से पारित हुआ इसको, और ये जो लाइन है इसको इंक्लूड कर लिया गया। दोस्तों, एक चीज़ और था, जब यूनियन ऑफ स्टेट में स्टेट की जगह प्रदेश यूज़ करने की बात की गई। देखिए, प्रदेश यूज़ करने की बात कही गई, लेकिन इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया, इससे एम्बिगुइटी हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश का जो डेफिनेशन है वो अभी क्लियर नहीं है। अगर हम प्रदेश ऐड करेंगे तो इसका कोई एक डिफाइंड वर्जन नहीं है कि हम प्रदेश किस चीज़ को कहते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट ही लिखना सही होगा। तो दोस्तों, ये पूरी चर्चा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आपने देखा कि कैसे डाइवर्जेंट व्यूज़ थे, उनको अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया दैट इज़ भारत का यूज़ किया गया। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके बीच में बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज़ थे। लेकिन ये उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स
की विज़डम को आप समझ लीजिए, उनके देश के लिए जज़्बे को समझ लीजिए कि वो सारे अपने बीच के डिफरेंसेस को भुला के जल्द एक एमिकेबल कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने गठन की और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि चेंजिंग टाइम, चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अपने आप को अमेंड करता गया। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा देश इस दुनिया का सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी वही है, आज भी उसे फॉलो किया जाता है विद सेवरल अमेंडमेंट्स। और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी उभर के आई है ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पे आते हैं। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो आसियान है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, हमारे देश के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक की पिलर है। क्या है दोस्तों ये खबर, ये देख लेते हैं। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर 20th आसियान इंडिया समिट को अटेंड करने गए हैं, जो और 18th ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करने गए हैं। वो कहाँ हो रहा है? जकार्ता में। दोस्तों ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जकार्ता में हो रही हैं। ये मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन है दोस्तों? आसियान नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएस है। तो इनके लीडर से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। अब देखिए, आसियान और इंडिया टाइज की बात कर लें तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो आसियान है वो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे। और इसके लिए जब यहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो वो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब मुद्दे पे आसियान कंट्री से बात करेंगे, जो कि रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आसियान कंट्रीज जो हैं, इंडिया है, ये लोग ग्लोबल साउथ के की कंट्रीज़ हैं। और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में फूड, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ये सारे एक वाइब्रेंट इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में जो भी बातें होंगी, जो भी एमओयूज़ साइन होंगे, वो इन सब चीज़ों को, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की दिशा में होंगे। इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं और जो रशिया के विदेश मंत्री हैं लावरोव, इनके बीच में भी मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि जो G20 मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है, उसमें यूक्रेन को लेके जो लैंग्वेज यूज़ की गई है रशिया के अगेंस्ट, उसमें रशिया उस लैंग्वेज से खफा है, उससे एग्री नहीं कर रहा है। और इसीलिए जॉइंट कम्यून जो कि जारी होने वाला है, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस पे भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई आसियान मीट की। अब देखिए, एक एक एडिटोरियल निकला है आज, जिसमें फॉर एन एक्सपेंस ऑफ ब्लू विथ एयर सो क्लीन, मतलब ये एयर पोल्यूशन पे ये एक बहुत बढ़िया आर्टिकल निकला है। इसकी समरी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका टाइटल क्या है? द अर्जेंट नीड टू एड्रेस एयर पोल्यूशन अ ग्लोबल क्राइसिस। देखिए, इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट क्राइसिस के बारे में बात किया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि अर्थ जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस के एरा में अब एंटर कर रहा है। ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं? स्कॉचिंग हीट वेव, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, इराटिक वेदर पैटर्न्स, इन फॉर्म्स में अब ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो पूरी दुनिया को थ्रेट कर रहा है। उसमें देखिए, जो एयर पोल्यूशन की बात कही जा रही है वो एक साइलेंट किलर की तरह है। मतलब इसमें जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो लंग कैंसर की अलार्मिंग रेट है, मतलब लगभग 10 मिलियन लोग 2020 में वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर से ग्रसित थे। और अब ये 2050 तक 13.2 मिलियन तक राइज करने की संभावना है। और साउथ एशिया इसमें से जो है वो सबसे टॉप पे रहेगा, क्योंकि इसमें साउथ एशिया के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्पेशली दिल्ली में। अब उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों एयर पोल्यूशन के? लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे होती हैं, ये ऑथर बता रहे हैं। और इंडिया जो है दोस्तों 1.67 मिलियन पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ दे चुका है 2019 में, जो कि वर्ल्ड में 17.8% ऑफ टोटल डेथ हैं। अब देखिए, एफर्ट्स की बात की जा रही है। देखिए, गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने की एफर्ट्स की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज जो हैं वो इस एरिया में काम कर रहे हैं, ताकि वो एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कर सकें। और पॉलिसी जैसे GRAP 3 और मतलब ग्रीन वॉर रूम, ये सारी इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भी इन्वायरमेंट को बचाने में, एयर पोल्यूशन को कम करने में सहायता मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी आए हैं जो
एग्रीकल्चर वेस्ट को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। तो इससे दोस्तों साइक्लिक इकोनॉमी जो है, सर्कुलर इकोनॉमी जो है, उसको बूस्ट मिलता है, जिससे कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। और इन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट और एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है। ये पॉल्यूशन को ये रिकॉग्नाइज़ करने की हमें ये रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, और हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको मिटिगेट करना ही होगा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं वर्ल्ड में जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं, जैसे जो मंजिला है, सॉरी, अकरा है, सिविल, बगोटा, मेडलिन, ये सारी कंट्रीज की जो हैं उन्होंने हेल्थ और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया है। और कैसे मेजर्स लिए हैं, जैसे कार फ्री जोन्स, ग्रीन स्पेसेस, इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इन मेजर्स के थ्रू एयर पोल्यूशन को इन लोगों ने अपने सिटीज़ में काफ़ी कम किया है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे इंटरनल कार्बन टैक्स फ्लाइट टिकट पे लगाया जा रहा है। यूनेस्को ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि फ़्लाइट टिकट्स पे आप अगर इंटरनल कार्बन टैक्स लगाते हैं तो इससे जो एमिशंस हैं उसमें कमी आती है, और एयर की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। इसके अलावा वर्ल्ड एयर क्वालिटी प्रोजेक्ट भी यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि वो रियल टाइम एयर क्वालिटी डाटा जो है वो दे सके, और जो एयर पोल्यूशन की इम्पैक्ट्स हैं और एयर पोल्यूशन की जो सीवियरिटी है वो अलग अलग जगह बता सके। देखिए, इसी एवज में दोस्तों 2019 में यूएन जनरल असेंबली ने 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई घोषित किया था, जो कि हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकला है। इसमें बहुत सारे डेटा दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इसमें टर्मोलॉजीज इंपॉर्टेंट है जो हम अभी देखेंगे। देखिए, इसमें बता रहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2017 का है, उसमें इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% बताया गया था, जो कि उस समय सबसे हाईएस्ट है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। और जो आगे के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा आए हैं 2020-21 में, वो रिडक्शन दिखाया, मतलब 4.1% से वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी हायर है कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे यूएस से के कंपैरिजन में। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर रहा है। ये कहता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है कि वो स्टेट है जहाँ पे लोग जॉबलेस हैं, लेकिन वो वर्क के लिए अवेलेबल है। मतलब उनको वर्क तो चाहिए, वो वर्क के लिए अवेलेबल है, लेकिन उनके पास कोई वर्क नहीं है, वो जॉबलेस हैं और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। वो अगर कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तब फॉल करता है जब इकोनॉमी जॉब्स जनरेट करती हैं और लोग काम को देखने के लिए काम की तरफ देखना बंद कर देते हैं, मतलब उनको नौकरी मिल जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है उस मामले में। अब देखिए दोस्तों, चैलेंजेस क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जॉब डिसीजंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत, जैसे आप गिग इकोनॉमी देख लीजिए, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, लेकिन उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है, वो फ्रीलांसर टाइप होते हैं। तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट में रखें कि ना रखें, उनकी जॉब बहुत टेम्प्रेरी होती है, 2-3 महीने बाद वो फिर जॉबलेस रहते हैं, फिर जॉब पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से जो मेजरमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये बेसिकली इनफॉर्मल जॉब्स की वजह से होता है। और ये जो इनफॉर्मल जॉब्स हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थे जो ये हमारा आर्टिकल बोल रहा है। बाकी इस आर्टिकल में सिर्फ फैक्ट दिए हुए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आज हम एक और चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आप लोग जानते होंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुला रही है। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है इसका मतलब और ये कैसे होता है। देखिए, पार्लियामेंट की देखिए मीटिंग शेड्यूल हुई है। इंडिया की जो पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, इसकी कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होती। देखिए, हमारे देश में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशंस होते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है कि ये 3 सेशन होंगे ही होंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहता है कि 2 सिटिंग के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सेशन की डेट्स कैसे डिफाइन करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का डिसीजन लेती है। और इस कमेटी में दोस्तों 10 मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें डिफेंस, होम, फाइनेंस और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स
रहते हैं ये डिसीजन लेते हैं कि भैया पार्लियामेंट का सेशन कब रखा जाए, और प्रेसिडेंट को फिर इन्फॉर्म किया जाता है इस कमेटी द्वारा कि फला डेट को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखना है, और प्रेसिडेंट फिर सम्मन करते हैं इस सेशन के लिए। उस देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इस एक्ट में 12 मंथ्स का था, जो हमारे यहाँ 6 महीने का है, वो यहाँ पे 12 मंथ्स का था कि मतलब 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 12 मंथ के गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या व्यू था इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 2 व्यू थे दोस्तों। एक व्यू ये कहता था कि ईयर राउंड पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए विद ब्रेक, जैसे मानसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। और एक धड़ल्ला ऐसा था जो ये कहता था कि ब्रिटिश मतलब लॉन्गर सेशंस नहीं होने चाहिए, लॉन्गर सेशंस होने चाहिए जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन लेजिस्लेशन में होता है। लेकिन जो B.R. अम्बेडकर थे हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं भैया रेगुलर सेशंस होंगे। और रेगुलर सेशन इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में तो लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं, और वो अपना काम जो है वो और अच्छे से कर पाते हैं। अब देखिए लोकसभा के जो राज्यसभा के सेशन हुए हैं हाल ही में, उनकी हम फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। 2002 से 2021 के बीच में लोकसभा के 67 वर्किंग डेज हुए हैं, और पार्लियामेंट 2023 में 42 दिन मिला। देख सकते हैं सर, देख सकते हैं आप कि 365 दिन में सिर्फ 42 दिन, तो ये एक मतलब ये कम है दोस्तों काफ़ी। और जो मीट है वो और बढ़ाना चाहिए ताकि डिसीजंस देश के फेवर में और ज़्यादा लिए जा सकें, और ज़्यादा पॉलिसीज़ को लाया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। लॉन्गर सेशन का जो रिकमेंडेशन है दोस्तों, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल कमीशन और टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी लॉन्गर सेशन की बात कही है कि पार्लियामेंट जो है वो 100 दिन से ज़्यादा मीट रखनी चाहिए, सेशंस उसके होने चाहिए। देखिए यहाँ 42 दिन ही है, इनका ये कहना है कि 100 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये फ्रूटफुल होगा। अब देखिए दोस्तों स्पेशल सेशन और पार्लियामेंट के बारे में हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए स्पेशल सेशन की बात नहीं करता है, लेकिन ये कहता है कि स्पेसिफिक ओकेजन्स पे कुछ सेशंस को यूज़ किया जा सकता है, सेशंस को बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 352 भी स्पेशल सेशन की यूज़ करता है, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो इस टर्म को यूज़ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो रिव्यू और डिसअप्रूव करने के लिए इमरजेंसी के स्पेशल सेशन बुला सकती है जब वो सेशन में नहीं है तो ये दोस्तों स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविज़न है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए दोस्तों G20 की जो मीटिंग है ख़त्म होने वाली है, तो अब उस पर हमारे मोदी जी ने एक एंड नोट लिखा है, उसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जो इस साल का G20 का थीम था वो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब वासुदेव कुटुंबकम का हमारा जो नारा है वो था। तीन मेन चैलेंजेस हाईलाइट किए गए हैं G20 में। उसमें क्या है दोस्तों, 3 मेन चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात कही गई है। कैसे कही गई है देखिए, एक जीडीपी सेंट्रिक व्यू से अब हमें हट के ह्यूमन सेंट्रिक व्यू पे आना चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बाधित नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे ब्लैक सी ग्रीन एग्रीमेंट आपने देखा कि उससे रशिया ने विड्रॉ कर लिया, और इससे जो फूड सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया दुनिया का। और मल्टीलैटरिज्म को बूस्ट करना चाहिए, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूएनएससी है उनको रिफॉर्म करने की भी बात अब इस G20 में कही गई है। जो G20 प्रेसिडेंटी में कुछ मेन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं दोस्तों, उनकी बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसमें दोस्तों 125 कंट्री हैं, और ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनसे इनपुट्स और आइडियाज़ लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। G20 2023 एक्शन प्लान ऑन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SGD, ये दोस्तों ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि ये तय करता है कि फ्यूचर में G20 कंट्रीज़ हैं वो SGD को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी। फिर दोस्तों है चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी, दोस्तों ये अपने ओशंस को हेल्दी रखने के लिए ये इनिशिएटिव है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है दोस्तों, ये एनर्जी ट्रांजिशन और सर्कुलर इकोनॉमी की बात करता है कि भैया बायोफ्यूल्स का यूज़ हमें बढ़ाना है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसको हमको इन्वायरमेंट में ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। लाइफ स्टाइल ऑन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, इसकी बात कही जा रही है दोस्तों। इसमें लाइफ स्टाइल डिसीजंस की बात कही जाती है जिससे हेल्दी लाइफ स्टाइल हम को बूस्ट किया जाता है, इसकी बात कही गई है दोस्तों। इसका चाइना ने विरोध भी किया था मिलेट्स के यूज़ को लेके। दोस्तों इसके अलावा है डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन,
ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल चैलेंजेस को एड्रेस करता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। और उसके बाद है दोस्तों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है टू बिल्ड, अडेप्ट एंड स्केल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू अनलॉक द पावर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये दोस्तों ये पूरे इनिशिएटिव थे, और इनका मेन मुद्दा ये था कि जो पीपल ड्रिवन मूवमेंट है वो उसको आगे बढ़ाया जाए, और जितने भी बैरियर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, कोलैबोरेशन के बीच में, उनको हटा के एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ा जाए जिससे कि सबका फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।